नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीएम फसलों के नियमन से जुड़ी समिति के नियमों में हुए बदलाव के बारे में। आखिर ये बदलाव क्यों किए गए हैं, क्या इन बदलावों से कुछ फायदा होगा? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि जीएम फसलें क्या होती हैं, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इसके पीछे काम करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीईएसी का रोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जीएम फसलों के नियमन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीईएसी के विशेषज्ञ चयन नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार किसी भी विशेषज्ञ सदस्य को अपने उन हितों का खुलासा करना होगा जो उसके कर्तव्यों के साथ टकराव पैदा कर सकते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी हितों के टकराव से जीईएसी के निर्णय प्रभावित ना हो। विशेषज्ञों की समिति की बैठक में चर्चा किए जा रहे किसी भी मामले से अपने संबंध का खुलासा पहले से करना होगा। यदि समिति विशेष रूप से अनुमति ना दे तो ऐसे मामलों में विशेषज्ञों को बैठक से अलग रहने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा जीईएसी के लिए चयनित सभी सदस्यों को समिति में शामिल होने से पहले पिछले 10 वर्षों के पेशेवर जुड़ाव का विवरण भरना अनिवार्य होगा। लेकिन सवाल है कि ये बदलाव क्यों करने पड़े। तो दरअसल ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2023 के उस आदेश के बाद किए गए हैं जिसमें केंद्र को जीएम फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की आवश्यकता बताई गई थी। 23 जुलाई 2023 को दिए गए इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा 2022 में जीएम सरसों की फसलों को पर्यावरण में जारी करने की सशर्त मंजूरी पर विभाजित फैसला सुनाया था। 2 जजों की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा जीएम सरसों की मंजूरी की वैधता पर अलग अलग विचार प्रस्तुत किए थे। हालांकि वे इस बात पर सहमत हुए कि हितों के टकराव से जुड़े मामलों को हल करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक है। अदालत ने इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय भविष्य की पीठ के लिए छोड़ दिया था। गौरतलब है कि जीएम फसलों पर हितों के टकराव का मामला पहली बार 2013 में उठाया गया था, जब जीएम मुक्त भारत के लिए गठबंधन नामक कार्यकर्ता समूह ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति के एक सदस्य का संबंध ऐसे संगठन से था जिसे बहुराष्ट्रीय बायोटेक कंपनी मॉन्सेंटो और उसके सहयोगी भारतीय संगठनों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो इतना जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की। यह समिति क्या है और इसका क्या काम है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति भारत में जैव प्रौद्योगिकी आधारित शोध और विकास से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देने वाला शीर्ष तकनीकी निकाय है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडार के नियम 1989 के अंतर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों यानी जीएमओ और उत्पादों की पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। समिति वैज्ञानिक विशेषज्ञों और प्रशासकों का एक समूह है जो इस बात की जांच करता है कि जीएम फसलों और टेक्नोलॉजी का विकास और उपयोग मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न डालें। इस प्रकार जीईएसी का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े शोध और विकास कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना और उन्हें नियंत्रित करना है। जीईएसी की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव करते हैं और सह अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी के प्रतिनिधि करते हैं। वर्तमान में इसके 24 सदस्य हैं। तो चलिए समिति के बारे में जानने के बाद अब हम बात करते हैं जीएम फसलों की। ये फसलें क्या होती हैं? जीएम फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनके डीएनए को जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों के माध्यम से संशोधित किया जाता है। यह संशोधन पारंपरिक कृषि विधियों के बजाय प्रयोगशाला में किया जाता है ताकि फसलों में वांछित गुण विकसित किए जा सकें। तो ऐसे में आइए इन फसलों के उद्देश्यों और लाभों के बारे में समझ लेते हैं। दरअसल जीएम फसलों का उद्देश्य कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है। इन फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य उपज में वृद्धि करना है। पारंपरिक कृषि में अक्सर कीटों, बीमारियों या अनुकूल मौसम की कमी के कारण फसलें अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए इन समस्याओं को समाधान करने के लिए जीएम फसलों को विकसित किया गया है। इसके अलावा जीएम फसलों का एक और प्रमुख उद्देश्य कीटों से सुरक्षा है। जब कीटों का हमला कम होता है तो फसलें ज्यादा सुरक्षित रहती हैं और उनका उत्पादन बढ़ता है। इस कारण किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करना पड़ता है, जिससे पर्यावरण पर भी दबाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बीटी कपास में एक जीन डाला गया जो उसे कीटों से बचाता है, जिससे कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है और फसल की उपज भी
बढ़ती है। जीएम फसलों को जलवायु सहिष्णु बनाने के लिए भी विकसित किया जाता है, जिससे सूखा, अत्यधिक तापमान और खारे पानी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी तरह से उग सकती हैं। इस तरह के बदलावों से किसानों को बदलती जलवायु परिस्थिति में भी अपनी फसल उगाने में मदद मिलती है। सूखा सहिष्णु जीएम फसलों के विकास से कृषि में स्थिरता बनी रहती है, भले ही मौसम में बदलाव होता रहे। पोषण संवर्धन भी जीएम फसलों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन फसलों को पोषण के लिहाज से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए गोल्डन राइस को विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है, ताकि जिन देशों में विटामिन ए की कमी एक बड़ी समस्या है, वहां लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। और अगर बात करें कि इनका फायदा क्या है, तो आपको इनके उद्देश्यों से कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि इनसे क्या फायदा हो सकता है। जीएम फसलों से सबसे पहले कृषि उत्पादकता बढ़ सकती है। इन फसलों के द्वारा किसान कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इनका एक बड़ा फायदा यह भी है कि ये खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं। दुनिया में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये फसलें खाद्य संकट को कम करने में मदद कर सकती हैं। इस तरह जीएम फसलें न केवल कृषि उत्पादन में सुधार करती हैं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा, पोषण में सुधार और खाद्य सुरक्षा में भी मददगार साबित हो सकती हैं। हालांकि इन्हें लेकर कुछ चिंताएं और विवाद भी हैं। तो अब हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि जीएम फसलों को लेकर कौन सी प्रमुख चिंताएं और विवाद हैं। दरअसल इन्हें लेकर किसानों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच एक बड़ी चिंता यह है कि जीएम फसलों के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकते हैं। जब इन फसलों को खेतों में उगाया जाता है तो उनका असर आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए इन फसलों के आसपास के क्षेत्रों में अन्य जंगली पौधों और जानवरों के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये फसलें जैव विविधता को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा जीएम फसलों के द्वारा उत्पन्न किए गए कीटनाशक जैसे गुण कभी कभी अन्य प्रजातियों पर भी असर डाल सकते हैं। जीएम फसलों के मामले में मानव स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने जीएम फसलों के सेवन को एक सुरक्षित माना है, लेकिन कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि क्या इन फसलों के सेवन से स्वास्थ्य पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। जीएम फसलों में किए गए आनुवंशिक परिवर्तन क्या किसी अनजाने स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि इन फसलों के साथ जड़ी बूटियों के खिलाफ प्रतिरोधकता विकसित करने से कीटनाशकों की ज्यादा आवश्यकता हो सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन्हें लेकर जैव विविधता पर भी चिंता व्यक्त की जाती है। अगर जीएम फसलें पारंपरिक फसलों के साथ क्रॉस पॉलिनेट यानी पर परागण करती हैं, तो इससे पारंपरिक फसलें भी प्रभावित हो सकती हैं। यह स्थिति किसानों को अपनी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में बदलाव का सामना करवा सकती है। इसके साथ ही जीएम फसलों के प्रयोग से कुछ छोटे जीवों और कीटों की प्रजातियां भी प्रभावित हो सकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है। एक और बड़ा विवाद बायोटेक कंपनियों का वर्चस्व है। जीएम फसलों के विकास के साथ इन फसलों के बीजों के मालिकाना हक का सवाल भी खड़ा होता है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जीएम फसलों के बीजों पर नियंत्रण रखती हैं, तो इससे किसानों की निर्भरता बढ़ जाती है। कई बार किसान इन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिससे बीज के मूल्य और उत्पादन पर इन कंपनियों का दबाव बढ़ सकता है। इससे किसानों को आर्थिक मुश्किलें हो सकती हैं और उनकी स्वतंत्रता भी सीमित हो सकती है। इसके अलावा सामाजिक और नैतिक विवाद भी हैं। कुछ लोग जीएम फसलों को अप्राकृतिक मानते हैं और उनके इस्तेमाल के खिलाफ हैं। वे इसे प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ के रूप में देखते हैं, जो मानवता के लिए सही नहीं हो सकता। ऐसे लोग मानते हैं कि ये फसलें हमारी पारंपरिक कृषि प्रणालियों और संस्कृतियों को नष्ट कर सकती हैं। इस तरह जीएम फसलों के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। जहां यह फसलें किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है, वहीं उनके पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभावों पर भी चिंता जताई जाती है। इसलिए जीएम फसलों के प्रयोग को लेकर हमें सतर्क और जिम्मेदार तरीके से सोचना होगा, ताकि इनका सही तरीके से उपयोग किया जा सके और इसके नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जीएम फसलों का प्रयोग हमारे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत संभावनाएं लेकर आ सकता है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा। तो इस मामले में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि जीएम फसलों का प्रयोग हमारी कृषि के लिए फायदेमंद होगा, या फिर इसके प्रभावों को लेकर की जो चिंताएं हैं वो वाजिब हैं? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।